ये जो छोटे छोटे संगठन बने हैं, छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, इनका कोई मकसद चुनाव जीतना नहीं है। इनका मकसद बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, उसको बांटकर तो बीएसपी के कैंडिडेट को हराना है और दूसरी पार्टियों को जिताना, ये इनका केवल मकसद है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो। जो है आप कह सकते हैं पार्टी रखिए, हम इस्तीफा देते हैं, हम हटते हैं पार्टी से। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो मायावती करती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए क्या सिर्फ जो इस तरह की बयानबाजी है वो सिर्फ आकाश आनंद करते हैं या वही करते हुए नजर आते हैं। आप देखिए पीएम से लेकर सीएम और तमाम ऐसे लोग जो जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बातें भी बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मायावती ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी तो की है। अब नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। चर्चा आज करेंगे हमारे सहयोगी अमन जी के साथ रायबरेली लोकसभा सीट को लेकर। अमन जी, रायबरेली सीट जो गांधी परिवार का गढ़ मानी जाती है और इस सीट से इस बार देखा जा रहा है कि गांधी परिवार की बहू सोनिया गांधी नहीं बल्कि सोनिया गांधी के बेटे राहुल गांधी उतरते हुए नजर आ रहे हैं। कयास अटकलें एक वक्त ये तेज हुई कि कहीं ना कहीं वह अपनी बेटी प्रियंका को मैदान में उतारेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी चुनावी प्रचार कर रही हैं, वह लोकसभा चुनाव में एंट्री तक नहीं की है। ऐसे में अब राहुल गांधी का इस सीट से चुनाव लड़ना क्या इतना आसान माना जा सकता है? वैसे तो ये सीट गांधी परिवार के लिए गढ़ है, अमेठी सीट उनके हाथ से जा चुकी है। देखा गया कि किस तरह से यहां से परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हुए नजर आए, लेकिन 2004 में राहुल गांधी की यहां पर एंट्री होती है और वह लगातार 3 बार चुनाव जीत जाते हैं, लेकिन 2019 में स्मृति ईरानी से वह हार जाते हैं। अब यहां पर राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़े हैं और अब रायबरेली की बारी आ चुकी है और हम देख रहे हैं कि दिनेश लाल यादव उनके सामने है बीजेपी की तरफ से। गृह मंत्री अमित शाह तक उनके लिए चुनावी प्रचार वहां पर करने पहुंचे। ऐसे में राहुल गांधी के लिए ये चुनाव जीत पाना कितना आसान माना जा सकता है? क्योंकि अब यहां पर एक और जो बड़ी बात निकलकर सामने आई है वो ये है कि बहुजन समाज पार्टी भी अब एंट्री कर सकती है। देखिए उत्तर प्रदेश की तमाम सीटें हैं जहां पर चुनाव हो रहे हैं या होंगे, लेकिन अमेठी और रायबरेली 2 सीटें ऐसी रहीं जिसके ऊपर सबसे अधिक मीडिया का फोकस रहा। दरअसल जिस तरह से राहुल गांधी की अमेठी में हार 2019 में होती है, उसके बाद हर कोई ये कहता हुआ नजर आया कि क्या राहुल गांधी एक बार फिर से स्मृति ईरानी के मुकाबले नजर आएंगे, और यही बहस लगातार देखने को मिलती रही। लेकिन अंतिम वक्त में ऐसा लगा कि राहुल गांधी शायद अमेठी से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन उनका नाम फाइनल होता है रायबरेली से। और रायबरेली वो सीट है जहाँ से सोनिया गांधी समेत कांग्रेस के या यूँ कहें गांधी परिवार के तमाम दिग्गज नेताओं ने चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। पारंपरिक सीट है, लेकिन देखिए हर चुनाव में समीकरण बदलते हुए नजर आते हैं। अमेठी में भी यही कहा जा रहा था कि स्मृति ईरानी कभी भी राहुल गांधी चुनाव नहीं जीत सकती, लेकिन 2019 में हालांकि बहुत बड़ी जीत नहीं थी, लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि जीत तो जीत है। ऐसे में राहुल गांधी को भी अब हर मौके को समझना पड़ेगा, हर मौके पर कह सकते हैं कि जो मतदाता है उनको रिझाना पड़ेगा, और इस काम में उनकी बहन प्रियंका गांधी अभी से लग गई हैं। आप देख रहे हैं कि तमाम जगह पर जाकर प्रचार प्रसार कर रही हैं, तमाम जगह लोगों को रिझाने का काम कर रही हैं। अब ऐसे में बीजेपी के अंदर खाने में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि जो अदिति सिंह है एमएलए हैं वो भी लगातार उनके बागी सुर नज़र आ रहे हैं, मंचों पर दिखाई नहीं पड़ रही। तो दिनेश जो है उनके साथ भी उनके काफ़ी जो सोशल मीडिया पे कह सकते हैं कंट्रोवर्सी चल रही। तो ये आप मान सकते हैं बीजेपी के लिए भी स्थिति उतनी आसान नहीं है, क्योंकि ये अदिति सिंह थी जो कांग्रेस से विधायक थी, उसके बाद नाराज़ हो जाती हैं, बीजेपी में चली जाती हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी से भी उनका मोह भंग होता हुआ दिखाई पड़ता है। अगर ऐसा होता है तो जाहिर बात है कि अदिति जो है वो राहुल गांधी के कह सकते हैं समर्थन में आ सकती हैं। हालांकि किस तरह से आएंगी और क्या बाकी बीजेपी छोड़ेंगी, अभी कई सारे सवाल। लेकिन ये ज़रूर कहा जाएगा कि बीजेपी के लिए स्थिति उतनी आसान यहाँ पर रहने वाली नहीं है। साथ में मायावती का जिक्र आप कर रहे हैं। देखिए मायावती तमाम सीटों के ऊपर चुनाव तो जो है लड़ रही हैं, लेकिन उतनी कंफर्टेबली तरीके से नहीं लड़ रही जैसे लड़ना चाहिए था। आप देखिए आकाश आनंद को उन्होंने बीच चुनाव में बैन कर दिया, और वो भी इस बात पर कि उन्होंने जो बयानबाजी गलत कर दी, बयानबाजी बीजेपी के खिलाफ। तो तमाम जो सियासी जानकार हैं प्रांशु वो यही मानकर चल रहे हैं कि अगर तमाम जो नेता हैं उनके खिलाफ अगर आकाश आनंद कुछ भी बोलते रहते, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या और भी नेता हो, लेकिन जैसे उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपना मुंह खोला और जिस तरह से उन्होंने भाषणबाजी की, शायद मायावती को ये
रास नहीं आया, इसीलिए उन्होंने कहा कि भाई बीजेपी के खिलाफ तो बयानबाजी नहीं करो आप, और उनके खिलाफ बयानबाजी करने की ज़रूरत भी नहीं, इसीलिए आप घर बैठिए, मैं मोर्चा संभालती हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि जो आकाश आनंद लगातार बीएसपी को कहीं ना कहीं चर्चाओं में रखे हुए थे अपने बयानों के जरिए, उनको इस तरह से पाबंद कर देना, उन पर पाबंदी लगा देना, उनके ऊपर बैन लगा देना, पार्टी के तमाम पदों से हटा देना, ये बताता है कि मायावती कहीं ना कहीं घबरा गई। और देखिए जिस तरह से अमेठी में हम देख रहे हैं, चाहे राम लखन हो, राजीव शुक्ला हो, तमाम नेता जो हैं वो इसी बात से खफा होकर कह रहे हैं कि भाई हम बीएसपी के साथ नहीं चल सकते, ये अपना जो है आप कह सकते हैं पार्टी रखिए, हम इस्तीफा देते हैं, हम हटते हैं पार्टी से। तो इस तरह की जो गलतियां हैं वो मायावती करती हुई नजर आ रही हैं। और देखिए क्या सिर्फ जो इस तरह की बयानबाजी है वो सिर्फ आकाश आनंद करते हैं या वही करते हुए नजर आते हैं? आप देखिए पीएम से लेकर सीएम और तमाम ऐसे लोग जो जिनको नहीं बोलना चाहिए वो बातें भी बोलते हुए दिखाई पड़ते हैं। तो मायावती ने कहीं ना कहीं जल्दबाजी तो की है। अब रायबरेली पे क्या वो कोई इंपैक्ट क्रिएट कर पाएंगी, क्या उनकी रैली कोई प्रभाव छोड़ पाएगी, तमाम सारे सवाल हैं। क्योंकि हर कोई जानता है कि चुनाव जो है वो सीधे तौर पर राहुल गांधी और कह सकते हैं बीजेपी के दिनेश के बीच में नजर आएगा। लेकिन जिस तरह से मायावती की यहाँ पर एंट्री हो रही है, कोई ऐसा लगता नहीं बड़ी वजह की यहाँ पर जो कह सकते हैं कि वो कोई बड़ा इंपैक्ट छोड़ने वाली हो। लेकिन जैसा कहा जाता रहा है कि बीजेपी की वो बी टीम बनकर काम करती हैं, तो क्या यहाँ पर वो बीजेपी का समर्थन करती हुई नजर आएंगी? क्या उनका जो वोट बैंक है बीजेपी की तरफ शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा? आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का पता चल जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर मायावती को लेकर अब मांग उठना शुरू हो चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी लगातार रैलियां कर रही है, जनसभा को संबोधित कर रही है। मायावती आज लखनऊ पहुंच रही हैं। लखनऊ में देखा जाए, लखनऊ लोकसभा सीट के साथ साथ मोहन लालगंज सीट पर वह जनसभा को संबोधित करेंगी। लखनऊ सीट से मैदान में उतरे हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, और ऐसे में अपने प्रत्याशी को समर्थन देने के लिए वह पहुंच रही हैं। अब यहां पर बात यह कर ली जाए कि आखिरकार रायबरेली सीट पर किस तरह से अब घमासान जारी है। रायबरेली सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि प्रत्याशी ठाकुर प्रसाद यादव भी काडर वोट के साथ यादव समाज में अपनी पैठ जनसभा के जरिए दिखाने का प्रयास करेंगे। और ऐसे में देखा जाए तो मायावती के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी यहां पर भी है। मुस्लिम वोटर्स को साधने की बड़ी जिम्मेदारी यहां पर अब लखनऊ से लोकसभा प्रत्याशी जो है सरवर मलिक के कंधों पर भी है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए मिलजुल कर एक बड़ी रणनीति यहां पर बनाई जा रही है, और मायावती से ये अब अपील की जा रही है कि कैसे अपने वोट बैंक को साथ दिया जाए। तो अब रायबरेली सीट पर 20 मई को मतदान होने वाले हैं, और ऐसे में यहाँ पर ये सवाल बन जाते हैं कि आखिरकार जीत हासिल हो पाएगी या फिर नहीं। आपको यहाँ पर एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं, देखिए। विरोधी पार्टियों ने तो काफी संगठन बना डाले, काफी छोटी छोटी पार्टियां बना डाली, और किस लिए कि जब चुनाव हो पार्लियामेंट असेंबली का तो बीएसपी को चुनाव हराने के लिए, इनका वोट बांटने के लिए, तो जो छोटे छोटे संगठन पार्टियां बनाई हैं तो उनके माध्यम से वो बीएसपी के कैंडिडेट को हराने के लिए तो वो अपने उम्मीदवार खड़े करवा देते हैं, तो ताकि दलितों का वोट बढ़ जाए। ऐसा हमें आपके नगीना सुरक्षित लोकसभा की सीट पर भी देखने के लिए मिल रहा है। इसलिए मेरा आप लोगों से ये कहना है, ये जो छोटे छोटे संगठन बने हैं, छोटी छोटी पार्टियां बनी हैं, इनका कोई मकसद चुनाव जीतना नहीं है। इनका मकसद बीएसपी का जो बेस वोट है, दलित वोट, उसको बांटकर तो बीएसपी के कैंडिडेट को हराना है और दूसरी पार्टियों को जिताना, ये इनका केवल मकसद है। इसलिए मेरा खास तौर से दलित वर्ग के लोगों से ये कहना है कि आप लोगों को अपना वोट ऐसे संगठन, ऐसी पार्टियों को एक भी नहीं देना है। यदि एक भी वोट दे दिया तो फिर इसका फायदा दूसरी जातिवादी पार्टियों को मिल जाएगा। इसलिए आप लोगों को एक एक वोट आप लोगों को बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को देना है। यहां पर कई सारे लोगों ने मुझे कहा कि ये परिवार का सीट है। मैं बहन प्रियंका जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने कहा मैं मेरे परिवार से वोट मांगने आई हूं। बात तो उनकी सही है। रायबरेली वालों ने सालों से गांधी नेहरू परिवार को जिताया है, सही बात है। मगर मैं आज 5 सवाल उनको पूछने आया। लोकतंत्र के अंदर 5 साल तक यहां से चुन कर जाने के बाद
सोनिया जी और इनका परिवार रायबरेली कितनी बार आया है भैया, बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो भाइयों बहनों। मैं इतना भी कहना चाहता हूं, चलो सोनिया जी की तबीयत थोड़ी नादुरुस्त रहती है, राहुल बाबा या प्रियंका बहन आए हैं? जरा मुझे बताओ, आए हैं कि कितने किसान हैं देश में जिन्होंने आत्महत्या की है। यहाँ ललितपुर में मैं गई थी एक किसान के घर, उसने एक मेरे ख्याल से 1.25 लाख का कर्ज लिया था। कुछ घर में कुछ शायद शादी ही थी, फिर सोचा कि चलो मेहनत करके मैं कर्ज चुका दूंगा। खाद आना बंद हो गया, खाद के वितरण केंद्र में गया, सरकारी वाला बंद था, प्राइवेट वाला था, वैसे भी उसकी तबीयत खराब हो रही थी। प्राइवेट वाले वितरण केंद्र में चले गया और एक कतार थी वहां। अब उसकी बेटी ने मुझे बताया कि वो कतार से हिलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि वो सोच रहा था कि मैं कतार छोड़ के घर चले जाऊंगा तो क्या पता मुझे खाद मिलेगी कि नहीं। तो खड़ा रहा, बेटी पानी ले गई, पानी पिया, खाना वाना ज्यादा खाया नहीं, कुछ था ही नहीं घर में खिलाने के लिए। 2 दिन खड़ा रहा, फिर गिर के वहीं पे मर गया। अब ये एक किसान नहीं है, ये तमाम किसानों के साथ ऐसे हो रहा है। कोई आत्महत्या कर रहा है, इतना तनाव है हर चीज के लिए, जिंदगी में इतनी मुश्किलें हैं, मुश्किलें बढ़ती ही चली जा रही हैं। तमाम जो नौजवान हैं बेरोजगार खड़े हैं। अब आज बहनों जितने भी गरीब परिवार के हो, आज वो जमाना नहीं रहा कि बच्चा जैसे ही बड़ा हो गया आपने बोला चलो खेती में काम करो, ये जमाना नहीं रहा। अब ये जमाना है कि सब चाहते, कितना भी गरीब परिवार हो, सब चाहते कि बच्चे को पढ़ाएं लिखाएं, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि बच्चा बड़ा होगा, अच्छा रोजगार मिलेगा। हम आखिरी छोटा सा सवाल अमन जी यही बन जाता है, 80 लोकसभा सीटों पर मायावती दाव लगा रही हैं और ये देखा गया कि इंडिया अलायंस की तरफ से जो कोशिश रही थी कांग्रेस की तरफ से कि कैसे भी करके वोट बैंक साधा जाए, दलित और मुस्लिम, और मायावती गठबंधन में आ जाएंगी तो वह हमें फायदा देंगी। लेकिन मायावती कहीं ना कहीं पूरी तरीके से उनके लिए एक बड़ी चुनौती बन चुकी हैं। रायबरेली सीट पर सेंधमारी करने में कामयाब तो नहीं, लेकिन 80 की 80 लोकसभा सीटों में से देखा जाए 17 सीटों पर कांग्रेस है, क्या एकाध पे पिछाड़ती हुई नजर आएगी? देखिए बिल्कुल मायावती को लेकर यही कहा जा सकता है कि वो खुद चुनाव शायद जीतने के मूड में नहीं है, लेकिन कई लोगों को चुनाव हरवाना चाहते हैं, इसीलिए सब सीटों से अपने प्रत्याशी उतार रहे हैं। भले ही वहाँ पर उनका वोट बैंक बचा नहीं बचा उससे उनको मतलब नहीं है, क्योंकि जितना भी है और जितना भी वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर दूसरे प्रत्याशी की हार तय करवाना चाहते हैं। आप देखिए कि 2022 के विधानसभा चुनावों में महज एक सीट चुनाव में वो जीती हुई दिखाई पड़ती है, और जिस तरह 2024 में 80 सीटों पर फिर अकेले चुनाव में जाती हुई दिखाई पड़ी, उससे कई सारे सवाल खड़े हुए कि जब उनको पता है कि उनके पास जब जन समर्थन कहीं ना कहीं ख़त्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और इंडिया गठबंधन ने जब कई बार उनसे अपील की, कई बार उनसे कहा कि भाई हमारे साथ आकर चुनाव लड़िए, लेकिन उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मैं तो अकेले चुनाव में जाऊंगी। तो आप समझ सकते हैं किस तरह से वो अपनी जो राजनीति है उसको आगे बढ़ाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिससे कोई बहुत असर या कोई बहुत इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो रहा, बल्कि उनको नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। आकाश आनंद को उनको हटाना पड़ रहा है, इसके अलावा उनके जो तमाम सांसद थे, तमाम नेता थे, वो पार्टी छोड़कर चले गए। तो यहाँ पर मायावती की जो राजनीति है कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में प्रांची, वो समझ से बाहर होती हुई दिखाई पड़ रही, क्योंकि यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर मायावती को सबसे स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं कि नेता माना जाता था। अब यही उत्तर प्रदेश है जहाँ पर मायावती सबसे कमज़ोर कह सकते हैं नेता के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि एक भी सीट पर ऐसा लग नहीं रहा है कि उनका कोई प्रत्याशी यहाँ पर जीत दर्ज करता हुआ नजर आ सकता है। बिल्कुल, अब यही देखना होगा कि आने वाले दिनों में आखिरकार मायावती रायबरेली की तरफ रुख कब करेंगी। कन्नौज सीट पर भी वह पहुंची, इसके अलावा कई सीटों पर वह जनसभा को संबोधित कर रही हैं। जानकारी दे दें, आकाश आनंद का यहां पर जो कार्यक्रम फिक्स हो चुका था 28 अप्रैल का लखनऊ सीट पर, लेकिन देखा गया कि सीतापुर में जो उन्होंने भाषण दिया उसके बाद उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हो गए और आकाश आनंद के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। देखा यही जा सकता था कि आकाश आनंद भी रायबरेली पहुंचते, लेकिन अब देखते हैं कि कांग्रेस जो मायावती का साथ चाहती थी उसी कांग्रेस को मायावती हराने में कामयाब हो पाएंगी या नहीं। बीते पिछले लोकसभा चुनाव में 10 सीटें बसपा ने अपने कब्जे में की थी, लेकिन इस बार आखिरकार जीत हासिल करना इतना आसान हो पाएगा या नहीं। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।